नमस्कार विद्यार्थियों, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी की क्लास में पाठ 6 मानव अधिवास मानव बस्ती का भाग 1 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पाठ 5 तक पढ़ लिया है। जिन विद्यार्थियों ने वह नहीं देखा है वह चैनल की प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ पर ये सभी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। तो आज शुरुआत करते हैं मानव अधिवास की। तो मानव अधिवास में सबसे पहले हम इसके अधिवास क्या होता है इसको समझते हैं। अधिवास का अर्थ क्या है? तो अधिवास को एक बात बता दूं आपको कि अधिवास को ही बस्ती कहते हैं। और आप सब जानते हैं कि बस्ती कैसे बनती है। बहुत सारे घरों को एक साथ जो झुंड होता है घरों को, उनको बस्ती बोलते हैं। लेकिन ये सामान्य अर्थ से काम नहीं चलने वाला। हमें जो 12वीं का स्तर है उस आधार पे बस्ती या अधिवास का अर्थ समझना है। तो शुरुआत करते हैं कि पृथ्वी अर्थ क्या है। अधिवास का अर्थ क्या है? पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित एवं विकसित आवासों के संगठित समूह को अधिवास या बस्ती कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। जो ये पृथ्वी है इसके धरातल पे मानव द्वारा जो विकसित या निर्मित जो आवास होते हैं उनके संगठित समूह को ही अधिवास या बस्ती कहते हैं। अभी मैंने आपको सामान्य अर्थ में बताया था कि घरों का समूह। तो ये आवासों का तात्पर्य वही घर है और उनका संगठित यानी बहुत सारे घरों का जो समूह होता है जो किसके द्वारा निर्मित होता है? मानव द्वारा। तो अधिवास या बस्ती का अर्थ यही है, पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित या विकसित आवासों का संगठित समूह को ही अधिवास या बस्ती कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। अब इसका जब अर्थ आपको समझ में आ गया, ये अर्थ आपको समझ में आ गया, अर्थ के बाद अधिवास की जो इकाई है यानी इसकी जो मूलभूत इकाइयाँ क्या होती है ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए कि अधिवास की मूलभूत इकाइयाँ क्या है। तो अधिवास में एक तो अधिवास में आवास आ गया, मकान आ गया, घर आ गया, निवास स्थान, आश्रय आदि, ये सब अधिवास की मूलभूत इकाइयाँ मानी जाती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि अधिवास मकान हो, घर हो, निवास स्थान हो, आश्रय हो या फिर आवास हो, यानी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि मकान कैसा है, कच्चा है, पक्का है, आलीशान है, बंगला है, कोठी है या एक झोपड़ी है। लेकिन कहने का मतलब है आवास जहाँ पे रहा जा सके उसी को ही इसकी इकाई में शामिल किया गया है। तो आवास, मकान, घर, निवास स्थान, आश्रय आदि ये अधिवास की मूलभूत इकाइयाँ मानी जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे हम चलते हैं कि इसकी परिभाषा। देखो हमने इसके अर्थ को पढ़ा। अर्थ को पढ़ने के बाद इसकी परिभाषा आती है जो आपने पहले भी इस नाम को सुना होगा, विडाल डी लाप्लास। अध्याय 1 में हमने पढ़ा था संभववाद के जनक है। इन्होंने ही अधिवास को परिभाषित किया है, अर्थात इनके द्वारा एक परिभाषा दी गई है। उसका हम पढ़ लेते हैं। बहुत सिंपल है, सीधी है, बस समझना है आपको। मानव द्वारा, हम देखो क्या है, मानव द्वारा स्वयं के निवास और अपनी संपत्ति को रखने के लिए, यानी मानव क्या करते, ये कह रहे विडाल डी लाप्लास कि मानव द्वारा यानी स्वयं के निवास के लिए, दो हमें ध्यान में रखना है, स्वयं के विकास के लिए और फिर उसकी संपत्ति को रखने के लिए बनी संरचना को अधिवास कहा जाता है।
बहुत सीधे सिंपल में बताया है कि मानव द्वारा स्वयं के निवास के लिए और अपनी संपत्ति को रखने के लिए जो बनाई गई संरचना है उसी को क्या कहा जाता है, अधिवास कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विडाल डी लाब्लास अधिवास की परिभाषा दे रहे हैं कि मानव द्वारा स्वयं के निवास के लिए और उसकी संपत्ति को रखने के लिए जो संरचना वो बनाता है उसी को अधिवास कहते हैं। सीधी है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे पर्सन एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि अधिवास को विडाल डी लाब्लास के अनुसार परिभाषित कीजिए, या फिर साधारण अर्थों में भी पूछा जा सकता है। तो आप साधारण अर्थों में मानव अधिवास क्या होता है, तो आप ये जो यहाँ हमने अर्थ लिखा ये भी लिख सकते हैं। लेकिन नाम सहित पूछें कि अधिवास को विडाल डी लाब्लास के अनुसार समझाओ, तो आपको फिर ये परिभाषा ही लिखनी है। समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। निवास के आधार पर अधिवास की उत्पत्ति के भाग, यानी हम यहाँ पढ़ रहे हैं निवास के आधार पर अधिवास के भाग। तो निवास के आधार पे हम अधिवास के जो उत्पत्ति के भाग पढ़ रहे हैं वह देख लेते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, आपको दिख रहा होगा। यानी हम पढ़ रहे हैं निवास के आधार पर उत्पत्ति के भाग, यानी अधिवास निवास के आधार पर कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। स्थायी सीधा है और अस्थायी यानी सिंपल है। आपको समझ में आ रहा होगा कि हम पढ़ रहे हैं निवास के आधार पे। तो एक प्रकार तो क्या होता है, अस्थायी अधिवास, यानी कुछ समय के लिए, आपको समझ में आ रहा होगा, टेम्परेरी जिसको हम बोल सकते हैं। स्थायी अधिवास दूसरा है। स्थायी अधिवास इसका तात्पर्य परमानेंट, यानी तो अब हम समझते हैं स्थायी अधिवास स्थायी अधिवास और अस्थायी अधिवास निवास के आधार पे अधिवास की उत्पत्ति के भाग है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है निवास के आधार पर अधिवास की उत्पत्ति के कितने भाग है, 2। नाम क्या है, अस्थायी और स्थायी। अब हम इन्हें समझते हैं कि इस अस्थायी अधिवास मानव ने कब प्रारंभ किया, क्या कंडीशन थी, ये देखते हैं। तो इनको समझने के लिए हमें अस्थायी अधिवास आप समझ ही रहे हैं, यानी कुछ समय के लिए जो आवास बनाया जाता है। तो वो क्यों बनाता है मानव अस्थायी। सबसे पहले मैं आपको अवगत करा दूं कि मानव ने सबसे पहले अस्थायी आवास ही बनाना शुरू किया था। वह एक जगह पर कभी भी स्थायी रूप से नहीं रहा था, वो अपने निवास स्थान को समय के अनुसार बदलता रहता था। उसके पीछे क्या कारण है कि जो प्रारंभिक मानव, जिसको हम कह सकते हैं आदि मानव, यानी मानव की प्रारंभिक अवस्था, उसमें मानव 2 चीज़ें ही करता था, यानी क्रिया के नाम पे वो 2 ही चीज़ें करता था। एक तो आखेट और एक है संग्रहण, यानी या तो वो अपने पेट को, अपने शरीर को चलाने के लिए, अपने भरण पोषण के लिए वो 2 ही काम कर रहा था। एक या तो जंगलों में आखेट का मतलब होता है शिकार। समझ में आ गया होगा, हमने पढ़ा था, दूसरे अध्याय में भी पढ़ा था कि जो जनजातियों वाला पढ़ा था उसमें आखेट का तात्पर्य शिकार करना होता है, यानी भोजन की प्राप्ति के लिए। एक होता है संग्रहण, यानी वनों में ही रहता था और अस्थायी अधिवास बनाता था, और उसका मुख्य कार्य आखेट और संग्रहण का तात्पर्य जो वन के उत्पादों का इकट्ठा करना। यानी पहले तो क्या है, मानव प्रारंभिक अवस्था में था, उसको भूख लगती थी तो वो तभी भोजन की तलाश करता था और खा लेता था। फिर अगली वो उसको इकट्ठा नहीं करता, बस उसको जितना खाना है उतना ही खा लेता था, और जैसे उसकी भूख समाप्त होती थी वह तुरंत वापस आ जाता। लेकिन फिर भूख लगती, फिर वह क्रिया करता। तो लेकिन मानव धीरे धीरे विकसित हुआ, उसके दिमाग विकसित हुआ, तो उसने सोचा कि ये तो सुबह शाम का काम हो गया, ये तो भूख तो सुबह भी लगती है और शाम को भी लगती है। इसी आधार पर उसने
उन चीज़ों का क्या करने लगे, खाने की जो सामग्री उनका संग्रहण करना प्रारंभ हुआ और वह उनके लिए रोजाना न जाकर एक बार जाके बहुत सारे इकट्ठी कर लेता था और आराम से फिर बहुत दिनों तक वो जिनका वो संग्रहण करता था उन्हीं से अपना जीवन यापन करता रहता था। आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आखेट और संग्रहण मतलब अब इनसे अस्थायी आवासों का क्या संबंध है कि जैसे मानव जंगल के किसी एक हिस्से में अपना आवास बना के रह रहा है। अब वहाँ धीरे धीरे वो रहेगा, शिकार भी करेगा और कोई कंद मूल फल जो भी वो फूल पत्ती जो भी वो अपने खाने में उपयोग में लेता है, धीरे धीरे वहाँ की ये सब धीरे धीरे शिकार भी कम होंगे क्योंकि वो रहेगा, उनका शिकार करेगा तो उनकी संख्या कम होती जाएगी। ऐसे उत्पादों की जो भी वो संग्रहण कर रहा है उन चीज़ों की कमी आएगी। तो फिर वह वहाँ इन चीज़ों को पर्याप्त मात्रा में न मिलने के कारण वह अपने स्थान अपने निवास को अन्य दूसरे स्थान पे ले जाता था और वहाँ रहने लगता था और वहाँ उसको आसानी से चीज़ें उपलब्ध हो जाती क्योंकि वो वहाँ पर उसके लिए नई चीज़ें थी, वहाँ सब नया था, वहाँ सभी उसको नए मिल गए। फिर थोड़े समय बाद फिर वहाँ भी यही कंडीशन आई, धीरे धीरे वहाँ की चीज़ें क्या होगी, ख़त्म होगी। फिर वो उसने क्या कर लिया, आवास अपना चेंज कर लिया। तो ये मानव की बार बार आवास चेंज करने की यानी परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाए, अस्थायी अधिवास। तो आपको यहाँ यही समझना है कि मानव का अस्थायी अधिवास का पीछे क्या कारण है, क्योंकि वो आखेट और संग्रहण जैसी क्रिया ही करता था इनके लिए। और इनके अलावा भी और भी है, जैसे पशुचारण। ये आज की बता रहा हूँ कि बहुत से आपने देखे होंगे बहुत सी जनजाति के लोग हैं, वो अपने पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते रहते हैं। यानी जहां उनको पशुओं के लिए चारा उपलब्ध हो जाता है वहां पहुंच जाते हैं। फिर वहां पशुओं के द्वारा चारा खाने के बाद वहां चारा जो है जो भी कमी आती है वो अपना स्थान बदल लेते हैं, आपने देखा होगा। तो वो पशुओं के साथ क्या करते हैं, अपने आवास को क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। तो उनके भी रहने की स्थायी जगह नहीं है, यानी अस्थायी है। एक है जलवायु की प्रतिकूलता, समझ में आ रहा होगा। ये भी एक कारण है जलवायु की प्रतिकूलता। यानी बहुत सी बार क्या होता है कि मौसम के अनुसार बहुत सी जनजातियां अपने अस्थायी निवास बदलती है। जैसे जो पहाड़ी इलाका, अधिकतर जो पहाड़ी इलाकों पर जो जनजातियां रहती है वो क्या करती है, जब अत्यधिक ठंड पड़ती है यानी जब वो पहाड़ियों पे रहते हैं तो कहने का मतलब है गर्मियों में वो पहाड़ियों के ऊपरी हिस्सों पे चले जाते हैं और जैसे सर्दी बढ़ती है वो पहाड़ से उतरकर मैदानी भाग में आ जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण होता है कि मौसम की प्रतिकूलता। तो मतलब सर्दी में ऊंचाई वाले स्थानों पे बर्फ जम जाती है सर्दी में और मैदानी भाग में वो फिर आ जाते हैं। और ऐसे ही गर्मी में जब मैदानी गर्मी आती तो वो जो ऊपरी हिस्से की जो बर्फ़ पिघलती है और वो वहाँ से बर्फ़ पड़ने के बाद वो वहाँ पर अपने निवास स्थान बना लेते हैं। इस ऐसा ही आपने उदाहरण देखा होगा एस्किमो का कि वह अपने आवास दो प्रकार के बनाते थे। आपको पता होगा इग्लू, पता होगा आपको, एक तो इग्लू होता था और एक वो अपने सील मछली की हड्डियों से और फूल पत्तियों से टहनियों से ग्रीष्मकालीन जो उनके आवास होते थे ऐसे हमने पढ़ा था। तो इनके भी दो प्रकार के होते थे। इग्लू अस्थायी आवास होता था क्योंकि ज़्यादा ठंड पड़ती थी जब वो इग्लू बर्फ़ के इग्लू को बना लेते थे। तो अस्थायी अधिवास के पीछे क्या कारण है, आखेट, संग्रहण, पशुचारण, जलवायु की विषमता। तो हम यहाँ उदाहरण भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी जनजातियाँ हैं आज भी जो अस्थायी अधिवास बनाकर रहती है। हालांकि आज सभी के परमानेंट निवास है, लेकिन आज भी इस आधुनिक युग में कुछ जनजातियां हैं जो बनाती है, जैसे नागा है, हमने किर्गिज है, एस्किमो है, बुशमैन है, बद्दू है। ये सब आज भी ऐसी जनजातियां हैं जो अपने अस्थायी अधिवासों में रहते हैं, जो समय समय पर उनको चेंज करते रहते हैं, परिवर्तन उनका करते रहते हैं। अब बात आती है स्थायी अधिवास। स्थायी का मतलब परमानेंट। आज जो सब रह रहे हैं
वह स्थायी अधिवास में रहना है, यानी उनका परमानेंट है। आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन बात यह आती है कि मानव स्थायी अधिवास में रहना कब प्रारंभ किया। उसके पीछे है जब वो कृषि और पशुपालन करने लगा। यानी कहने का तात्पर्य है जब मानव ने कृषि करना प्रारंभ किया और पशुपालन करना प्रारंभ किया, इस कंडीशन में उसके आवास भी क्या हो गए, स्थायी हो गए। क्योंकि पहले तो वो आकेट और संग्रहण की जैसी क्रिया करता था, तो उनमें तो उनको जगह बदलनी पड़ती थी, लेकिन कृषि में तो एक जगह स्थायी रहना पड़ेगा। और पशु चारण मतलब पशु पालना है, तो वो क्या करता था, उन पशुओं को पालने के लिए, उनके सुरक्षा के लिए, यानी जानवरों से, मतलब जो जंगलों में जंगली जानवर होते हैं उनसे अपने पशुओं की सुरक्षा के लिए उसको एक चार दीवारी यानी परकोटा टाइप चाहिए, तो उसको आवास बनाया और उसमें जानवरों को रखना प्रारंभ कर दिया। और अपने जो भी सामग्री, जो खाद्य सामग्री थी, उनको भी सुरक्षित यानी उनका भंडारण करने के लिए भी उसको एक आवास की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि कृषि कर रहा है, अन्न उगा रहा है, तो उसका अधिशेष है, तो उसको कहाँ रखेगा, उनका भंडारण कहाँ करेगा, वो कहाँ करेगा उनका भंडारण, वो अपने आवास में। तो उसको एक ऐसा, अब ऐसा आवास बनाया जिसको बार बार चेंज नहीं कर रहा, तो इसलिए अस्थायी अधिवास। तो आपको समझ में आ गया होगा। निवास के आधार पर अधिवासों की उत्पत्ति के भाग दो है, स्थायी अस्थायी। समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे हम बढ़ते हैं मानव अधिवास के निर्माण के उद्देश्य। यानी पूछा जा सकता है कि मानव ने अपने अधिवास का निर्माण के पीछे क्या उद्देश्य है या उसकी क्या उपयोगिता है। आपको ऐसे आप बिना पढ़े भी इसका प्रश्न का जवाब दे सकते हो, लेकिन पढ़ने के बाद और अच्छा दे सकते हो। निवास के लिए अधिवास, मानव ने अधिवास क्यों बनाया, अपने निवास यानी रहने के लिए, सुरक्षा के लिए, यानी घर में ही सुरक्षित रहा जा सकता है, ये आप सब मानते हैं। भंडारण के लिए यानी वस्तुओं को रखने के लिए, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य करने के लिए, यानी कोई भी हम हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य करते हैं उनके लिए घर होना अति आवश्यक है। तो यहाँ हम इन चीज़ों को बता सकते हैं कि इसके उद्देश्य उपयोगिता चार है: निवास, सुरक्षा, भंडारण और सामाजिक सांस्कृतिक कार्यों के लिए हमें घर उद्देश्य यही है और इसकी उपयोगिता भी यही है। अब आगे आपको मानव अधिवास का वर्गीकरण। तो मानव अधिवास का वर्गीकरण देखो, यहाँ हमने निवास के आधार पर पढ़ा था। अब टॉपिक आता है मानव अधिवास का वर्गीकरण। तो मानव अधिवास का वर्गीकरण भी हम दो प्रकार से कर सकते हैं, मतलब एक तो ग्रामीण अधिवास, एक होता है नगरीय अधिवास। सीधी सीधी आप समझते हैं। देखो ये चैप्टर है बहुत सीधा है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें इस पर ध्यान में रखनी है। ग्रामीण अधिवास किसे कहते हैं और नगरीय अधिवास किसे कहते हैं आप जानते हैं, लेकिन परीक्षा में अंक प्राप्त करना जैसा लिखने के लिए इन चीज़ों को हमें समझना ही पड़ेगा। गांव, अब देखो ग्रामीण अधिवास जिन बस्तियों के लोग कृषि व पशुपालन अर्थात प्राथमिक व्यवसायों पर निर्भर रहते हैं, उन बस्तियों को ग्रामीण अधिवास कहते हैं। अब आप बताना है ग्रामीण अधिवास किसे कहते हैं, कि वो बस्तियाँ यानी कुल मिला के बस्ती है, यानी घरों का एक समूह है, यहाँ अधिवास भी हो सकता था। अब कैसे पता लगे कि ये घरों का जो समूह है यानी ये बस्ती है, ये ग्रामीण है या नगरीय, तो इसका पता लगाने के लिए हमें पता उनकी क्रिया को देख के लगा सकते हैं कि जहाँ के लोग कृषि कार्य, पशुपालन अर्थात प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न या निर्भर हैं, वो बस्तियाँ क्या कहलाएगी, वो ग्रामीण बस्तियाँ कहलाएगी। समझ में आ गया होगा। यानी जिन बस्तियों के लोग कृषि और पशुपालन अर्थात प्राथमिक व्यवसाय पर निर्भर रहते हैं, उन बस्तियों को ग्रामीण अधिवास कहते हैं। आपको भी पता है गाँव में यही है, जहाँ कृषि आज भी गाँव ग्रामीण जो परिवेश है वहाँ पर कृषि की जाती है और पशुपालन किया जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा आपका। मानव अधिवास के एक वर्गीकरण हमने कंप्लीट कर दिया, ग्रामीण अधिवास। यानी मानव अधिवास को हम दो भागों में बांट सकते हैं, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक आने वाला है आपका वर्गीकरण में, आपको पता है वो आएगा नगरीय अधिवास। तो ये भी बिल्कुल आप बता सकते हो नगर पर। देखो जिन बस्तियों के लोग
विनिर्माण, उद्योग, परिवहन, व्यापार, संचार, शिक्षा, व्यवसाय व अन्य सेवाओं में अर्थात द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम व्यवसायों में संलग्न रहते हैं, उन्हें नगरीय बस्तियां कहते हैं। समझ में आ गया होगा। या एक शब्द भी हो सकता है गैर प्राथमिक, यानी इनके लिए एक शब्द भी हो सकता है गैर प्राथमिक, यानी वो बस्तियां जहाँ गैर प्राथमिक कार्य किए जाते हैं, यानी प्राथमिक कार्य के अलावा, यानी कृषि पशुपालन के अलावा कोई सा भी दूसरा कार्य, जैसे यहाँ लिखा हुआ है संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, ये सब अगर ये क्रियाएं हो रही है उन बस्तियों में, तो वह निश्चित ही नगरीय अधिवास है, वो कोई ग्रामीण नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है, इनके लिए एक शब्द भी, पर्टिकुलर एक शब्द भी यूज होता है गैर प्राथमिक। तो अब इनके लिए यानी प्राथमिक जो क्रियाएं होती है, व्यवसाय होती है, हम आगे पढ़ेंगे, व्यवसाय भी पढ़ेंगे। तो प्राथमिक में तो आपको इतना सा ध्यान में रखना है कि कृषि संबंधी कार्य इसमें होते हैं प्राथमिक कार्य में, और बाकी जो बची 5 क्रियाएं, 5 प्रकार की क्रियाएं होती है, फिर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, ये सब यानी ग्रामीण परिवेश में प्राथमिक ही कार्य होते हैं। बाकी जो बचा सब कहाँ होंगे, नगरों में। तो समझ में आ गया होगा। तो अर्थात यहाँ लिखा हुआ है अर्थात द्वितीय, ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय में संलग्न रहते हैं, यानी जहाँ के लोग मतलब प्राथमिक के अलावा द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय में संलग्न रहते हैं, उनको नगरीय क्षेत्र कहते हैं। या फिर विनिर्माण, उद्योग, परिवहन, संचार, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आप एक बार फिर रिवीजन कर ले। एक तो हमने वर्गीकरण पढ़ा, क्या पढ़ा, वर्गीकरण। तो वर्गीकरण कितने प्रकार से पढ़ा आपने, 2 प्रकार से, ग्रामीण और नगरीय। समझ में आ गया होगा। ग्रामीण किसे कहते हैं और नगरीय आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमने दूसरा पढ़ा उद्देश्य। ये उद्देश्य कितने उद्देश्य पढ़े, 4 बहुत सीधे हैं, निवास और सुरक्षा, भंडारण, सामाजिक संस्कृति। फिर हमने निवास के आधार पे अधिवास की उत्पत्ति के भाग, वो भी 2 है, स्थायी व मतलब ये अस्थायी व स्थायी। फिर हमने परिभाषा पढ़ी, ये अब तक पढ़ी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, पूछी जा सकती है परिभाषा। फिर अधिवास की मूलभूत इकाई, फिर अधिवास या बस्ती का अर्थ। तो भाग 1 में इतना ही। आप अपने नोट्स अच्छी तरह से तैयार करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ये लाइक और सब्सक्राइब ही हमारे मोटिवेशन का कार्य करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक धन्यवाद। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।